आज फिजिक्स पढ़ेंगे। उस समय आप लोगों को उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में बताए थे, उसके परिभाषिक शब्द को बताए थे, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या सब बता दिए थे। तो आज बच्चों हम बताएंगे कि दोनों लेंस में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। तो अंतर आप स्वयं आकृति देखकर बता सकते हैं कि क्या अंतर है। इस लेंस के मैं बताया था किनारे पर का भाग पतला, बीच का भाग मोटा है, तो वह उत्तल लेंस है। और जिस लेंस का किनारे पर का भाग मोटा, बीच का भाग पतला, वह है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का दोनों प्रवर्तक सतह उभरी हुई होती है और अवतल लेंस का दोनों अपवर्तक सतह धंसी हुई होती है। समझ गए? अच्छा, इस लेंस के द्वारा वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, जो हम किरण आरेख के द्वारा आगे बताएंगे, ठीक ना। जबकि इस लेंस के द्वारा बच्चों देख रहे हैं, इसमें काल्पनिक केवल प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस का फोकस वास्तविक होता है, जबकि अवतल लेंस का फोकस क्या होता है? काल्पनिक होता है। समझ गए? उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक। और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। समझ गए बच्चों? अब हम समझेंगे चिन्ह परिपाटी। आजकल प्रचलित नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का उपयोग करके विभिन्न दूरियां मापी जाती है। इस नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार बताएंगे, जैसे दर्पण में सभी दूरियां कहां से नापते हैं? कहां से नापते थे? दर्पण के ध्रुव से, ठीक ना। लेकिन लेंस में सभी दूरियां कहां से नापेंगे? वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी कहां से नापेंगे? प्रकाशीय केंद्र से। समझ गए? लेंस में सभी दूरियां से कहां से मापी जाती है? प्रकाशीय केंद्र से। और आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां क्या होती है? ऋणात्मक। इधर की जितने दूरी है ये सब ऋणात्मक होता है, और इधर की दूरी कितना है? इधर की दूरी जो ऋणात्मक होती है, इधर क्या होती है? धनात्मक होती है। तो आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है, और जबकि उसकी दिशा में मापी गई दूरियां जो है क्या होती है? धनात्मक होती है। ठीक, समझ में गया? प्रधान अक्ष के ऊपर लंबवत, जो भी ऊपर है, वस्तु पर है ना, तो प्रधान अक्ष के जो ऊपर रहेंगे, उस तो ऊपर लंबवत सभी दूरियां ये धनात्मक होंगे, और नीचे क्या होंगे? ऋणात्मक होंगे। प्रधान अक्ष के नीचे लंबवत सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। तो बच्चों हम इस निष्कर्ष पहुंचते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में दोनों में वस्तु दूरी ऋणात्मक होती है, क्योंकि प्रकाशीय केंद्र से वो वस्तु कहाँ रखी जाती है? बाईं तरफ रखी जाती है। समझ गए? उत्तल लेंस और अवतल लेंस की वस्तु की दूरी क्या होती है? हाँ, बाईं तरफ ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, और जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक। देखिए इसका फोकस दूरी किधर है? इस साइड में है, दाईं साइड में है धनात्मक, और इसका फोकस दूरी बाईं साइड में है, ऋणात्मक है। तो बच्चों आप लोग समझ गए। अब बात आती है, आपने दर्पण में प्रतिबिंब पढ़ा था। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? बताए थे ना। किसी बिंदु स्रोत से आर्य प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती मालूम पड़ती है, उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। उसी प्रकार लेंस में भी प्रतिबिंब बनते हैं। तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। इसमें भी वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। अब बताए थे कि वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक कटान से बनते हैं। तो बच्चों उत्तल लेंस में भी स्थिति क्या होती है? 6 होती है।
उत्तल लेंस में स्थिति क्या होती है? 6 होती है। हाँ 6 होती है, ध्यान दीजिएगा। उत्तल लेंस में फोकस 2 होते हैं, 2 वक्रता केंद्र होते हैं, 2 वक्रता त्रिज्या होते हैं। देखो बच्चों, इस पे स्थिति कितने होते हैं? उत्तल लेंस में स्थिति कुल 6 होती है, ठीक ना। पहला स्थिति अनंत पर होती है। पहला स्थिति क्या होती है? अनंत पर। दूसरा स्थिति होती है अनंत और 2f1 के बीच, और तीसरा होती है 2f1 और f1 के, ध्यान देंगे, पहला स्थिति अनंत पर और दूसरा स्थिति इसके बीच, और तीसरा स्थिति 2f पर होगा, और चौथा जो है इसके बीच होगा, और पांचवा मुख्य फोकस पर होगा, और छठा जो है मुख्य फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच होगा। तो उत्तल लेंस में कितने स्थितियां होती है? 6 होती है। हम लोग उसका बता देते हैं कि कौन स्थिति पर किस वस्तु कहाँ रखी जाएगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बने। यदि ध्यान दीजिए, वस्तु की स्थिति ध्यान देंगे, लेंस तथा f1 के बीच हो, लेंस तथा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यदि वस्तु जो है यहाँ पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब जो है बनता है वस्तु के पीछे, और आभासी बनता है, और सीधा बनता है, और वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक है। अब हम वस्तु को कहाँ रखते हैं बच्चों? f1 पर। जब f1 पर रखते हैं तो प्रतिबिंब अनंत बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, और बहुत बड़ा बनता है। अब हम वस्तु को कहाँ रखते हैं? f1 और 2f1 ना, हाँ f1 और 2f1 के बीच रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब बनता है 2f2 तथा अनंत के बीच, और उसका प्रतिबिंब वास्तविक होता है, और उसका प्रतिबिंब उल्टा होता है, और आकार में वो बड़ा होता है। अब कहाँ रखते हैं? 2f1 पर। 2f1 पर वस्तु रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो है 2f2 पर ही बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और वस्तु के बराबर बनेगा। फिर वस्तु कहाँ प्रतिबिंब रखेंगे? 2f1 और अनंत के बीच रखेंगे, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 2f2 और f2 के बीच प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उसका प्रतिबिंब उल्टा होगा, और वस्तु से क्या होगा? छोटा बनेगा। समझ गए? अब कहाँ वस्तु रखते हैं? अनंत पर। अनंत पर जब रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा f2 पर, वास्तविक होगा, और वस्तु की अपेक्षा उल्टा होगा, और वस्तु से बहुत छोटा होगा। समझ गए? इस तरह से कुल स्थिति कितने हैं? 6 हैं। तो बच्चों आप स्थिति भी समझ गए। तो अब आती है, इस पर एक सूत्र है, ध्यान देंगे, लेंस सूत्र पढ़ना है। क्या पढ़ना है? लेंस सूत्र। लेंस सूत्र क्या है? ध्यान देंगे, लेंस सूत्र, लेंस सूत्र वह सूत्र जो लेंस की वस्तु दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा फोकस दूरी के बीच के संबंध को बतलाता है, उसे हम लेंस सूत्र कहते हैं। वह सूत्र जो वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा फोकस दूरी के बीच के संबंध को बतलाता है, उसे हम क्या कहते हैं? लेंस, हाँ लेंस सूत्र कहते हैं। लेंस सूत्र होता है बच्चे 1/v - 1/u = 1/f, यानी 1/v - 1/u बराबर 1/f। इसको सिद्ध करना है अवतल दर्पण में, ठीक ना। तो देखो वस्तु कहाँ रखी गई है? यहाँ पर इस वस्तु कहाँ रखी है? वस्तु जो है अनंत और 2f1 के बीच रखी गई है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना है? वास्तविक। ध्यान देंगे इसका प्रतिबिंब जो है f2 और 2f2 के बीच बना है ना।
तो क्या करेंगे हम, इसका एक सूत्र प्राप्त करेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी पहले निकाल लेंगे ना। तो देखो बच्चे, वस्तु यह है, तो वस्तु में बताया था कि लेंस में कोई भी दूरी जो है कहां से मापी जाती है, प्रकाशीय केंद्र से। तो प्रकाशीय केंद्र और वस्तु की दूरी को क्या कहते हैं, वस्तु की दूरी को ई सूचित करते हैं, ठीक ना। और प्रकाशीय केंद्र और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को कहते हैं प्रतिबिंब की दूरी को भी से सूचित करते हैं, ठीक ना। और प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी क्या सूचित करते हैं, एफ से। बच्चों ध्यान देंगे, यहां पर ध्यान देना है। देखिए चित्र से स्पष्ट है, आपका चित्र से स्पष्ट है कि त्रिभुज एओबी और त्रिभुज ए डैश ओ बी डैश क्या है, वो दोनों त्रिभुज समरूप है। एक वस्तु से बना त्रिभुज कौन है, ए ओ बी, और प्रतिबिंब से बना त्रिभुज क्या है, ए डैश बी डैश ओ। ये दोनों क्या है, समकोण त्रिभुज है। इसे पता चलता है कि दोनों क्या है, समरूप है। आप बच्चे जानते हैं कि जो त्रिभुज समरूप होते हैं उसकी संगत भुजाएं क्या होती है, अनुपातिक होती है। यानी इसका लंब वस्तु का लंब और बटा में प्रतिबिंब का लंब, यानी प्रतिबिंब की वस्तु की ऊंचाई और बटा में प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो वस्तु की ऊंचाई क्या है, वस्तु की ऊंचाई ए बी है, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है, ए डैश बी डैश है। उसी प्रकार बच्चे बताइए, फिर वस्तु की दूरी लेंगे, तो वस्तु की दूरी कहां से कहां तक है, ओ से लेकर बी तक है। ये वस्तु की दूरी और बटा में प्रतिबिंब की दूरी कहां से है, ओ से लेकर बी डैश तक है। ओ बी डैश लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट। उसी प्रकार बच्चे ध्यान देंगे, पुनः समझ में आ रहा है सबको। उसी प्रकार थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहां पर नाम छूट गया है, ओ एम F2 त्रिभुज O M F2 और त्रिभुज A डैश B डैश F2 क्या है, ये भी क्या है, समरूप है। तो जो त्रिभुज समरूप होती है तो उसकी भी भुजाएं क्या होती है, अनुपातिक होती है। तो इसका ऊंचाई क्या है, इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या है, OMF2 बताए थे ना। इसका ऊंचाई क्या है, इसका ऊंचाई OM है ना, इसका ऊंचाई OM है। तो इस बताइए इस त्रिभुज का ऊंचाई क्या है, इस त्रिभुज का ऊंचाई क्या है, A डैश B डैश, A डैश B डैश। अब इसकी दूरी क्या है, इसकी दूरी क्या है, OF2 है, OF2 है। और इसकी दूरी क्या है, F2 B डैश है ना। इस समीकरण क्या हुआ, सेकेंड हुआ। अभी सेकेंड नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा और इसमें कुछ काम है। क्या आप OM के बदला में AB लिख सकते हैं, AB बाटा A डैश B डैश बराबर OF2 और ये लिख देंगे F2 B डैश। समीकरण क्या हो जाएगा, ये सेकेंड। दोनों हम कंपेयर करेंगे समीकरण एक तथा दूसरे। समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से हम कंपेयर करेंगे, मिलाएंगे कि देखिए समीकरण एक तथा दूसरे मिलाइए, LHS का क्या है, बराबर है। तो RHS क्या होगा,
बराबर हो जाएगा, बोलिए। तो आपका हो जाएगा, तो ये जब ये आपस में दोनों बराबर है, ये मान और ये मान, तो दोनों आपस में क्या होगा, ये तो ओ बी बाटा में ओ बी डैश, और ये हो जाएगा ओ एफ टू एफ टू बी डैश, एफ टू बी डैश। अब ध्यान देंगे, या ओ बी बटा में ओ बी डैश ओ गलती हो गया का ओ एफ टू है रही, तो ये ओ एफ टू। अब हम बच्चे ध्यान देंगे, हमें ज्ञात करना है बटा में क्या है, एफ टू बी डैश, हमें एफ टू बी डैश निकालना है। तो क्या करेंगे, ओ बी डैश में से ओ एफ टू घटा देंगे तो बी डैश एफ टू बच जाएगा। तो अब चिन्ह परिपाटी से ध्यान देंगे, चिन्ह परिपाटी से ओबी क्या है बच्चे, बताइए ओबी क्या है, ओबी क्या है, वस्तु की दूरी है। तो ओबी क्या है, यू है ना। तो यू चूंकि वस्तु की जो प्रकाशीय केंद्र से बाईं तरफ है, इसकी मान ऋणात्मक है ना, ये हो जाएगा माइनस यू, अब बाटा में है ओ बी डैश। तो ओ बी डैश क्या है, किसकी दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी है। प्रतिबिंब की दूरी चूंकि प्रकाशीय केंद्र के दाईं तरफ है यानी धनात्मक है, जिसका मान रखेंगे प्लस भी रखेंगे, समझ गए। और यहां पर फिर है ओ एफ टू है, तो ओ एफ टू, ओ से लेकर एफ टू यानी प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहते हैं, फोकस दूरी का मान क्या है, एफ ना, तो प्लस एफ होगा ना, क्योंकि इसकी दूरी क्या है, प्रकाशीय केंद्र के दाईं तरफ है। अब बताइए बच्चे, यहां पर लिखा है ओ बी डैश, तो ओ और बी डैश के मान क्या है, भी है ना, माइनस, अब फिर है ओ एफ टू का मान क्या है, ओ एफ टू का मान क्या है, एफ है ना। अब क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, इसको इससे और इसको गुना इससे करेंगे ना। तो गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, माइनस यू से भी से गुना कीजिए, माइनस यू भी हो जाएगा, माइनस यू और प्लस एफ से गुना कीजिए, यू एफ हो जाएगा। अच्छा अब गुना कीजिए भी में एफ से, प्लस भी एफ हो जाएगा। इतना समझ में आ गया आपको। अब क्या करना है कि दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों ओर यू भी एफ से भाग देने पर, दोनों तरफ क्या करेंगे, यू भी एफ से क्या करेंगे बच्चे, भाग देंगे। तो माइनस यू भी में आप यू भी एफ से भाग दो, फिर यू एफ में भी यू भी एफ से भाग दो, फिर भी एफ में भी यू भी एफ से भाग देंगे, समझ गए। तो देखिए क्या होगा, यू भी कट गया ना, और ये हो गया यू एफ कट गया, आपका भी कट गया, एफ कट गया। अब ध्यान दीजिए हमें क्या बच गया, ऊपर बचेगा
-1 अब बाटा में बच गया एफ अब प्लस 1 बाटा ई का बच गया केवल भी, ऊपर बच गया 1, नीचे का बच गया यू, बच गया ना। तो क्या करेंगे, देखिए 1 बटा भी ठीक है, इधर ये बराबर जो है 1 बटा यू है, बराबर 1 बटा यू है, तो ये प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस यू, आई -1 बटा एफ है तो क्या हो जाएगा +1। देखिए आपका लेंस सूत्र आ गया, आपका लेंस सूत्र सिद्ध कर गया है 1 बटा भी -1 बटा यू बराबर 1 बटा एफ आ गया आपका। कोई दिक्कत है, सिद्ध कर सकते हैं ना, बोलिए। तो बच्चे आप लोग ये भी समझ गए। अब इसमें एक पढ़ना है चीज आवर्धन। आवर्धन क्या है जानते हैं, पढ़े हैं, दर्पण में पढ़े थे आवर्धन। आवर्धन किसे कहते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। बताए थे आप लोग को, बताए थे लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के स्थान के अनुसार बदलता है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन। आवर्धन को हम क्या करते हैं, एम से सूचित करते हैं, यानी आवर्धन बराबर होता है आवर्धन, इसको हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। आवर्धन 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 एम बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बाटा में वस्तु की ऊंचाई। जानते हैं ना, माने दोनों की ऊंचाई का अनुपात, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात निकालेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, आवर्धन। समझ गए, माने प्रतिबिंब जो है वस्तु की अपेक्षा कितना गुना बड़ा है, कितना गुना छोटा है, यही आवर्धन बतलाता है, और आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बच्चे ध्यान देंगे, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं बराबर H2 बाटा में H1। H2 के मतलब हुआ, H2 के मतलब हुआ, H2 के मतलब हुआ प्रतिबिंब की ऊंचाई, H2 का मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब कौन है, A डैश B डैश, तो प्रतिबिंब कौन हो जाएगा, H2 हो जाएगा ना, प्रतिबिंब हो जाएगा H2, प्लस होगा कि माइनस, माइनस क्या होगा कि प्रधान अक्ष से ये इसकी जो लंबवत दूरी जो है नीचे की ओर है, तो बताए तो प्रधान अक्ष से जितने भी हम दूरी के नीचे मापते हैं वो मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। और यहाँ पर देखिए ये प्रधान अक्ष के ऊपर है वस्तु, तो इसकी मान क्या होगा, धनात्मक होगा। तो वस्तु की ऊंचाई को क्या सूचित करते हैं, H1 से, तो ये क्या हो जाएगा प्लस H1 लिख सकते हैं। तो बच्चे आप समझ गए, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। तो आवर्धन बराबर लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई बराबर प्रतिबिंब की दूरी बटा में वस्तु की दूरी, अर्थात m बराबर H2 बटा H1 बराबर v बटा u भी लिख सकते हैं, तीनों बराबर होते हैं। समझ गए। अब बात आती है, देखिए यहां पर चित्र से स्पष्ट है, त्रिभुज AOB, त्रिभुज जो है AOB यानी त्रिभुज से बना त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज वस्तु से बना त्रिभुज O A डैश O B डैश, ये क्या है, दोनों समकोण त्रिभुज है, इसलिए दोनों क्या है, ये दोनों त्रिभुज समरूप है। समरूप समझते हैं ना, समरूप त्रिभुज होने के लिए क्या गुण होते हैं, आप लोग ज्यामिति में सर जी पढ़ाए होंगे, ठीक ना। जिस त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोण के बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं, भाई ए समरूपता से पता है ना। तो यहाँ पर जो है समकोण त्रिभुज होने के चलते दोनों त्रिभुज क्या है, ये समरूप है। क्या है, दोनों त्रिभुज समरूप है। तो जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाएं भी क्या होती है, संपाती होती है। लेकिन इसमें क्या करेंगे, पहले प्रतिबिंब की ऊंचाई लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है A डैश B डैश, और वस्तु की ऊंचाई क्या है AB। उसी प्रकार लिखेंगे अब प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी क्या है,
ओ बी डैश, ओ बी डैश, और दिया है फिर वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी क्या है? बीओ डैश है ना, बीओ डैश है, वस्तु की दूरी है। समीकरण फर्स्ट है। चूंकि ध्यान देंगे बच्चे, यहां पर मान रखेंगे ए डैश बी डैश के मान क्या है? ए डैश बी डैश के मान क्या है? माइनस H2 ए बी के मान क्या है? प्लस H1 बराबर ओ बी के मान क्या है? ओ बी के मान क्या है? सॉरी, ओ बी डैश के मान क्या है? माइनस भी है, और उसका मान क्या है? यू है। अब देखिए क्या करेंगे, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, H2 बाटा में H1 बराबर भी बाटा यू लिख सकते हैं आप लोग। चूंकि m बराबर आप जानते हैं, चूंकि m बराबर जानते हैं, H2 बाटा क्या होता है? H1। समीकरण इसको मान लेंगे 3। ध्यान देंगे, इसको समीकरण 2 और 3 से प्राप्त करते हैं आवर्धन m बराबर जो होगा, आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बाटा में वस्तु की ऊंचाई बराबर प्रतिबिंब की दूरी और बाटा में वस्तु की दूरी, यही होता है आवर्धन। क्या आप लोग को समझ में आया? बच्चे समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है? आप आवर्धन सूत्र भी, लेंस सूत्र भी, और कहाँ से कौन दूरी धनात्मक होती है, कौन ऋणात्मक होती है, पूरी तरह से आप लोग इसकी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है बच्चों? तो फिर हम लोग अगले पीरियड मिलेंगे। इसके लिए आपको धन्यवाद।